जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्पज़ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, निश्चित तौर पे इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ। वीडियो को लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना, सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फर्स्ट पेज पे एज सच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो आज दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इस न्यूज़ को एक बार देखो। हमें सख्ती पे मजबूर ना करें, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है। तो सुप्रीम कोर्ट कोरोना महामारी के इस दौर में, सेकेंड वेव के इस दौर में काफ़ी ज़्यादा सशक्त दिख रही है। हम प्रत्येक दिन पेपर में पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ गाइडलाइन दे रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि न्यायिक सक्रियता का अनुपालन सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इसे ही कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट। अब देखो, ये जो न्यूज है, इस न्यूज के रिगार्डिंग कल भी हमने डिस्कस किया था, परसों एडिटोरियल दिया हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसमें था कि कोरोना के जो वैक्सीन बनी है, विश्व के कई देशों ने जो कोरोना की वैक्सीन बनाई है उसको पेटेंट फ्री किया जाए, राइट। तो इसके लिए डब्ल्यूटीओ गई थी, कौन? भारत, इंडिया गई थी, और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दोनों गई डब्ल्यूटीओ। इन दोनों देशों का कहना था कि इसे जो है पेटेंट फ्री कर दिया जाए। यानी जो कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन जो बहुत सारे देशों ने बनाई है, उसका जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च को एक दूसरे के साथ साझा करें, राइट। इस पे कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। देखो, ये जो समझौता है एक डब्ल्यूटीओ का समझौता है, जिसे कहा गया है ट्रिप्स समझौता। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते के तहत ये आता है, और इसी ट्रिप्स के तहत प्रत्येक देश ने अपने यहाँ कानून बनाया हुआ। उस कानून के तहत आप अपने किसी बौद्धिक संपदा को जो है पेटेंट करवा सकते हैं। क्या होता है पेटेंट? पेटेंट मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने कुछ रिसर्च किया, आप कुछ रिसर्च किया, कोरोना का वैक्सीन बनाया हो या कोई भी रिसर्च किया, आप उस रिसर्च का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, या आप जिस कंपनी को देना चाहते हैं वो कंपनी कर सकती है। आपने जो ये रिसर्च किया है दिमाग लगा के, ये आपका बौद्धिक संपदा हो गया। जैसे मान लो आप कोई कविता लिखते हो, तो ये कविता भी आपका बौद्धिक संपदा हो गया। ऐसा नहीं है कि वो कविता कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से लिख देगा, राइट। तो इसलिए इस कविता को भी बहुत जगह पेटेंट करवाने की आवश्यकता होती है, राइट। उसी तरह से आप कोरोना का अगर वैक्सीन बनाते हो, तो जिस तरीका से आपने कोरोना का वैक्सीन बनाया है, उस तरीका से दूसरा व्यक्ति कोरोना का वैक्सीन नहीं बनाया है, दूसरा देश कोरोना का वैक्सीन नहीं बनाया, इसलिए उसको पेटेंट करवाने की ज़रूरत होती है। और आपने एक बार अपने नाम से पेटेंट करवा लिया, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरी संस्था, दूसरा देश उस पर उससे उस फॉर्मूला को अपने तौर पे यूज़ नहीं कर सकता। तो इसी को लेकर के कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था, परसों इस पर एडिटोरियल सेक्शन हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इस पर डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत की कोशिश है कि विश्व के कई देशों को इसमें मनाया जाए, खास करके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के देशों को इसमें मनाया जाए, सभी देश एग्री हो, ताकि विश्व के जो छोटे छोटे देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, गरीब देश हैं, वहाँ तक कोरोना वैक्सीन पहुँच पाए। बहरहाल भारत के इस प्रयास में हम देख रहे हैं कि अमेरिका भारत के साथ आ गया है, अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया है। अब यूरोप की बारी है, ऑस्ट्रेलिया की बारी है, और कनाडा की बारी है। देखो, इस पे भी कल हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि दिल्ली में जो है इंडिया गेट, ये मान लो इंडिया गेट है, और ये राष्ट्रपति भवन है। इसके बीच में लग 3.2 किलोमीटर की सड़क है। इस सड़क के दोनों साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, देश के कई मंत्रालय की बिल्डिंग है। तो इस मंत्रालयों को रिकंस्ट्रक्ट किया जाना था, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी। वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार इस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से बनाया जाना था, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का हाउस भी था, जिसमें संसद भवन भी था। इन सारी परियोजनाओं को समग्र रूप से कहा गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी, उसी को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ है। न्यूज़ अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए।
देखो, स्टार्टअप लिस्टिंग के नए मानक लागू हुए, यानी जो स्टार्टअप कंपनी है उसको सेबी ने क्या किया है कि वो शेयर में लिस्ट करने के लिए एक नया नियम लागू किया, नए मानक लागू किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानो कि स्टार्टअप होता क्या है। देखो, भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया जो है एक योजना लाया गया था, और ये योजना लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को ये योजना लॉन्च हुआ था, स्टार्टअप योजना। इस योजना को जो रेगुलेट करता है वो करता है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। इसके बारे में जाकर के नेट पे ज़रूर सर्च करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। कई सारे प्रोग्राम, ये देश के कई सारे प्रोग्राम को रेगुलेट करता है ये डिपार्टमेंट, जिसमें FDI पॉलिसी भी है, जिसमें कई सारी पॉलिसी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर के तहत ये आता है, वाणिज्य मंत्रालय के तहत ये डिपार्टमेंट आता है। अब देखो, जब ये इनिशिएट किया गया था तब यहाँ पे जो है इसका टर्नओवर का मापदंड कुछ और था स्टार्टअप कंपनी का। वर्तमान में इसकी मापदंड कुछ और है। वैसे कंपनी जिसका टर्नओवर एक वर्ष में 100 करोड़ रुपए से कम हो, राइट। पहला मापदंड है कि 100 करोड़ से कम होना चाहिए टर्नओवर एक वर्ष में, और दूसरा मानक है कि 10 वर्ष से कम पुरानी कंपनी होनी चाहिए। दोनों मापदंड को फुलफिल करता हो वैसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा। जैसे मान लो एक कंपनी 11 वर्ष की हो चुकी है लेकिन उसका टर्नओवर 50 करोड़ का है, तो ये स्टार्टअप कंपनी के दायरे में नहीं आएगा। दूसरी तरफ एक कंपनी 150 करोड़ टर्नओवर की है और वो 5 साल ही हुआ है, वो भी स्टार्टअप के दायरे में नहीं आएगा। तो स्टार्टअप के दायरे में आएगा 100 करोड़ से कम की टर्नओवर होनी चाहिए और 10 वर्ष से कम पुरानी होनी चाहिए। दोनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। अब देखो, जो कंपनी को स्टार्टअप कंपनी घोषित किया जाता है उसको कर में बहुत छूट दी जाती है, कई जगह उसको छूट दी जाती है। भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया विजन 2024 लाया गया था, और सेबी ने स्टार्टअप कंपनी को लिंक अप कर दिया है, यानी वो शेयर में अब लिस्टिंग हो गई है, तो उसके लिए नए मानक लागू कर दिया। तो बेसिक जानकारी जरूर होना चाहिए आपके पास कि स्टार्टअप कंपनी क्या होता है। साथ ही साथ उसको स्टार्टअप कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार कौन कौन सी परियोजना ला रही है। देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अगर इस चीज़ को आपने समझ गए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि एक तरफ हमारे देश का GDP घट रहा, हम देख रहे हैं कि -7.7% भारत की GDP ग्रोथ रेट रही है पिछले वर्ष। इस वर्ष भी काफ़ी ख़राब कंडीशन में हमारा देश पहुंच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा। काफ़ी आयरोनी स्टेटमेंट है, काफ़ी एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट है। हमारा GDP घट रहा है लेकिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा। तो इस पे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए आपको। तो विदेशी मुद्रा भंडार के तहत 4 चीज़ें आती हैं। प्रत्येक देश के पास अपना विदेशी मुद्रा भंडार होता है जो RBI के द्वारा संरक्षित होता है। वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा संरक्षित होता है, और भारत की सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है विदेशी परिसंपत्ति। विदेशी कंपनियों को शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, और विदेशी मुद्रा हो गया, खास करके डॉलर हो गया, पौंड हो गया, राइट। तो ये सब के सब चीज़ें जो होती है वो आती है विदेशी मुद्रा भंडार के तहत। दूसरा आता है स्वर्ण भंडार, गोल्ड रिजर्व भी आता है विदेशी मुद्रा भंडार के तहत। तीसरा आता है IMF के पास जो है रिजर्व कोष जो होता है IMF का, वो भी आता है विदेशी मुद्रा भंडार के तहत। और चौथा आता है स्पेशल ड्राइंग राइट। IMF की मुद्रा इसको कहा जाता है, IMF की मुद्रा कहा जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट को। ये चारों ही पार्ट होते हैं विदेशी मुद्रा भंडार का। अब देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस पर चूंकि UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में। SDR के तहत जो है स्पेशल ड्राइंग राइट जो IMF की मुद्रा है उसके तहत जो है 5 करेंसी को शामिल किया गया। एक अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, और चीन की रेमबी। तो ये पांचों जो मुद्रा है ये IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट के तहत इसको शामिल किया गया, राइट। इस पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। अब देखो, मेन टॉपिक क्या है ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये जानकारी होना चाहिए
कि आखिर देश की जीडीपी कम हो रही है लेकिन देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? तो पहला रीज़न है कि व्यापार घाटा कम हुआ। कोरोना महामारी के समय में हमने देखा है कि हमने तेल मंगाना कम कर दिया था। हम तेल के खपत देश में कम हो गया था, गाड़ी चल नहीं रही थी, ऐसे कंडीशन में हम तेल मंगा नहीं रहे थे, तो हमारा विदेशी व्यापार घाटा कम हुआ। दूसरी तरफ चीन के साथ हमने जो है आयात कम करना शुरू कर दिया और चीन से निर्यात अधिक करना शुरू कर दिया, तो हमारा व्यापार घाटा कम हुआ। तो व्यापार घाटा में जो हमें लगता था विदेशी मुद्रा भंडार, वो लग नहीं रहा, तो इसलिए हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा। दूसरा हम देख रहे हैं कि एफडीआई अधिक आया। खास करके आप देखे होंगे कि फेसबुक कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, $10 बिलियन से अधिक इन्वेस्ट कर रही है। सबसे अधिक विदेशी एफडीआई जो है, रिपोर्ट अभी आया नहीं, लेकिन रिपोर्ट जब आएगा तब आप देखना, सबसे अधिक एफडीआई जो है 2020-21 के में इंडिया में आया है, राइट। और तीसरी क्या है कि गोल्ड का दाम बढ़ गया। हमारे पास गोल्ड का रिजर्व है, मान लो हमारे पास जो है 500 टन गोल्ड का रिजर्व है। अब देखो गोल्ड का दाम बढ़ गया, मान लो कि एक भरी का दाम 30,000 रुपया है, अब 40,000 हो गया, तो 10,000 रुपया बैठे बैठे दाम बढ़ गया। तो इसका मतलब 500 टन जो गोल्ड हमारे पास था उसका दाम तो बैठे बैठे बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशन में ये भी एक कारण है कि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। चूँकि गोल्ड का दाम बढ़ा है तो गोल्ड का जो स्टॉक हमारे पास है उसका दाम भी बढ़ गया, तो इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश में बढ़ा है। तो ये बेसिकली 3 रीज़न है कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, जबकि जीडीपी हमारे देश में कम हो रही है। एक बार इसको भी देख सकते हैं, नए कर्ज से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मांग को लगेंगे पंख। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार ज़रूर देख लें आप लोग कि गरीबों की थाली से दाल को छूमंतर होने का बड़ा खतरा। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। भारत दलहन का सबसे बड़ा खपत करता है, भारत में सबसे अधिक दलहन के उपभोक्ता हैं, दाल को यूज करने वाले लोग हैं। और भारत दलहन का सबसे अधिक आयातक देश है, सबसे अधिक विश्व में आयात करता है दाल का, तो वो भारत ही करता है। तो ये तीनों फैक्ट याद रख लेना। हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद भी सबसे बड़े आयातक हैं दाल का। क्यों? क्योंकि हम अपनी घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं दाल के क्षेत्र में, इसलिए बहुत सारे दक्षिण अफ्रीकी देश जो है उससे हम दाल मंगाते हैं, अफ्रीकी देश से हम दाल मंगाते हैं, नामीबिया जैसे छोटे छोटे देशों से हम दाल मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ, इसको एक बार आप लोग जरूर देखें। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सूर्यकांत लिखे हैं, और डॉक्टर सूर्यकांत जो हैं लेखक हैं IMA के। तो जब भी एडिटोरियल पढ़ें तो लेखक के बारे में नीचे जरूर दिया रहता है, वो देख लें। लेखक अगर पॉलिटिकल होगा तो न्यूज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेखक अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट का हेड हुआ तो वो जरूर पढ़ें। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में क्यों शामिल किया जाए, राइट। राइटर का पक्ष है, स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में क्यों शामिल किया जाए। कुछ पॉइंट डिस्कस किया हुआ, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई अन्य सारे फैक्ट को भी मैं ऐड करूँगा जो मेरे पास फैक्ट है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पे चलते हैं, जो इस न्यूज़ में नहीं दिया हुआ। ये कुछ फैक्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में कहा गया है कि 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय यानी स्वास्थ्य सेक्टर में जीडीपी का 2.5% खर्च किया जाना चाहिए, राइट। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आई थी, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार को अपनी जीडीपी का 2.5% खर्च करना है स्वास्थ्य सेक्टर में 2025 तक। 2018-19 के डाटा के अनुसार भारत सरकार महज जीडीपी का 0.96% ही खर्च करती है स्वास्थ्य सेक्टर पे, ठीक है। अब इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 में राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करना, यानी राज्य के पास जितना बजट है उस बजट का 8% राज्य सरकार खर्च करेगी स्वास्थ्य सेक्टर पे। 2018-19 के अनुसार राज्य सरकार 5.18% खर्च कर रही थी,
2020 का एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2018-19 का डाटा है कि उसमें 5.89% 18% राज्य सरकार खर्च कर रही थी अपने स्टेट जीडीपी का। अब देखो क्यों समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। सबसे पहले, महामारी के समय में केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग सबसे आवश्यक है। एकमात्र इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एकमात्र इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार चाहती है, राज्य उसमें सहयोग नहीं कर पाते हैं, राइट। तो राज्य अगर सहयोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कोरोना कहर ने दिखाया है कि स्वास्थ्य के ढांचे में संवैधानिक ढांचा, स्वास्थ्य के मामले में संवैधानिक ढांचा सहकारी संघवाद को कैसे बाधित कर रहा। यानी केंद्र सरकार निर्देश दे रही है, राज्य उसका अनुपालन नहीं कर रहा, राइट। तो ये जो है, क्यों राज्य सरकार उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, क्योंकि राज्य सूची के विषय के तहत आता है स्वास्थ्य, राइट। तो हमें केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग स्थापित करना है, और इसके लिए भी जरूरी है कि राज्य सूची के विषय से हटा करके स्वास्थ्य को शामिल किया जाए समवर्ती सूची में। जिस तरह से शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, उसी तरह से स्वास्थ्य को भी समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अब देखो, जन स्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल आदि का विषय, चिकित्सा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये जो विषय है, जन स्वास्थ्य और सफाई हो गया, अस्पताल हो गया, ये राज्य सूची का विषय है, यानी इस पे राज्य सूची काम करती है। दूसरी तरफ जो है मेडिकल एजुकेशन, अगर आप देखोगे एमसीआई वगैरह का जो रूल होता है, जनसंख्या नियंत्रण देखोगे, परिवार नियोजन देखोगे, तो ये सारी के सारी केंद्र सरकार का विषय है। तो स्वास्थ्य सेक्टर का कुछ पैमाना जिसमें जन स्वास्थ्य आता है, जिसमें सफाई आता है, जिसमें अस्पताल आता है, बेसिकली वो जुड़ा हुआ है राज्य सरकार के साथ। स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, चिकित्सा शिक्षा हो गया, मेडिकल शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, ये सब केंद्र सरकार का विषय है। इसलिए हमें इन विषयों को भी समाहित रूप से समवर्ती सूची में शामिल कराना चाहिए। अब देखो, केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य भले ही राज्य सूची का विषय आता हो, बावजूद इसके केंद्र सरकार के द्वारा कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को रेगुलेट किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आई है, टीबी कार्यक्रम, मलेरिया कार्यक्रम, HIV एड्स उन्मूलन कार्यक्रम, पल्स पोलियो अभियान, ये सारे के सारे अभियान केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, राइट। राज्य के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को आकार देने के लिए विशेषज्ञता नहीं है, राज्य के पास पैसा की कमी है, राज्य के पास संसाधन की कमी है, राज्य के पास विशेषज्ञ टीम की कमी है, इसलिए राज्य सरकार अपने यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को आकार नहीं दे पाते हैं, राइट। इसलिए जरूरी है कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। 15वें वित्त आयोग ने भी इस बारे में अनुशंसा किया, 15वें वित्त आयोग ने भी इस बारे में अनुशंसा किया, काफ़ी अनुशंसा किया 15वें वित्त आयोग ने। मेडिकल को लेकर के एक अलग चैप्टर है 15वें वित्त आयोग, जब आप पढ़ोगे तो मेडिकल को लेकर के एक अलग चैप्टर है, कई अनुशंसा किया उसने। 15वें वित्त आयोग ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह से IAS अधिकारी होते हैं, उसी तरह से अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा का गठन किया जाना चाहिए। जिस तरह से IAS अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक हेड होते हैं, उसी तरह से अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा का भी गठन किया जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य मेडिकल का जो पाठ्यक्रम है, मेडिकल MBBS स्टूडेंट का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ को भी बृहद काम दिया जाना चाहिए। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में मान लो डॉक्टर की कमी है, और वहाँ पे मान लो सर्दी है, किसी को खांसी है, वैसी कंडीशन में अगर डॉक्टर नहीं आ रहा है, तो इन छोटे छोटे रोगों के इलाज जो है नर्सिंग स्टाफ भी कर सकती है, उसके लिए उसे सशक्त बनाए जाने की जरूरत है। तो काफ़ी रिकमेंडेशन किया है 15वें वित्त आयोग ने, समय मिलेगा तो जरूर पढ़ना। अब देखो, एक एक्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया है, एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का जिक्र किया गया है राइटर के द्वारा। भारतीय सुरक्षा संघ बनाम भारत राज्यवाद 2014 का मैटर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक जो सिद्धांत है उसको राष्ट्रीय एकता के साथ साथ क्षेत्रीय विविधता के हिसाब से भी अपनाया जाना चाहिए। यानी जो संवैधानिक सिद्धांत है उसमें ना सिर्फ राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, बल्कि जो क्षेत्रीय विविधता है, स्थानीय विविधता, राज्यों की जो आपत्ति है, उस आपत्ति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करना चाहिए। देखो, भारत को वैश्विक गठजोड़ गावी से मिलेंगे 25 करोड़ वैक्सीन के डोज। तो गावी काफ़ी चर्चा में रहा है। ये जो गावी है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपसे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है गावी के बारे में। देखो, गावी का पूरा नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। आई रिपीट द नेम, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। 1990 के दशक के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम की प्रगति रुक गई थी, जिससे विकासशील देशों में लगभग 30 मिलियन बच्चों को एक घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण नहीं हो पाया था। राइट। यद्यपि प्रभावी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध थे, परंतु विकासशील देशों को इन वैक्सीन की लागत वहन, यानी उसके पास, विकासशील देशों के पास 1990 के दशक में पैसा नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में कुछ संस्था आगे आई और उस संस्था ने मिलकर एक संस्था का स्थापना किया जिसे बोला गया गावी, जिसमें सबसे बड़ी संस्था है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। यानी गावी जो है कुछ संस्थाओं के द्वारा मिलकर बनाया गया है, कुछ एनजीओ के द्वारा मिलकर बनाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, इसको सबसे ज़्यादा जो पैसा देता है वो देता है बिल गेट्स फाउंडेशन। और कई सारी सरकारें, कई सारी कंट्री भी इनमें पैसा देती है। इसका मूल मकसद ये हो गया कि गरीब देशों को जहाँ वैक्सीन की ज़रूरत है उसे वैक्सीन की उपलब्धता करवाना। और कई सारी वैक्सीन है, जैसे टीबी, मलेरिया, एड्स को लेकर के, या जो भी है, बहुत सारे वैक्सीन इसमें शामिल किया गया। कोरोना महामारी के समय में कोरोना वैक्सीन को भी इसमें शामिल किया गया। राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो बिल गेट्स फाउंडेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और कई सारी सरकारें भी इसमें पैसा देती है। और इसका काम है कि गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाना। और इसी के तहत भारत को भी 25 करोड़ वैक्सीन मिलेगा गावी के तहत। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि भारत भी वैक्सीन की कुछ डोज किसको दे रहा है? तो पाकिस्तान को दे रहा है। भारत सरकार वैक्सीन की कुछ डोज किसको दे रहा है? पाकिस्तान को दे रहा है। तो भारत सरकार ने वैक्सीन का डोज पाकिस्तान को देने का जो फैसला लिया था वो इसी के तहत लिया था, गावी गठजोड़ के तहत भी लिया था। भारत सरकार पाकिस्तान को वैक्सीन दे रहा था गावी अभियान के तहत ही। ओके, देखो जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। अमेरिका का संकेत, प्रतिबंधों में ज़्यादा छूट की उम्मीद ना करे ईरान। चूँकि ये काफ़ी दिन से चर्चा में बना हुआ ये टॉपिक, तो थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर देता हूँ बहुत कम समय में। देखो, ईरान न्यूक्लियर डील, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये डील क्या है। इस डील को कहा गया है JCPOA। बहुत जगह ये वर्ड यूज होता है, JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। 2015 में लंबे कूटनीतिक पहल के बाद ईरान के साथ अमेरिका सहित 5 देशों का परमाणु करार हुआ। इसे ही कहा गया ईरान न्यूक्लियर डील। 2015 में हुआ था। 2018 में जब ट्रंप सरकार आई थी तो ट्रंप सरकार ने ईरान पे आरोप लगा करके इससे बाहर आ गया था। ईरान न्यूक्लियर डील से इस पे बाहर आ गया था 2018 में ट्रंप सरकार। और बाइडेन सरकार आई है तो फिर इस पे बातचीत चल रही है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है। हो सकता है बाइडेन सरकार फिर ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल हो जाए। अब देखो, इसका पृष्ठभूमि समझना होगा कि ईरान शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किया था 1990 के दशक में ही। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब 2002 में यह बात सामने आई कि NPT, ईरान जो है NPT का हस्ताक्षर करता देश है, NPT पे साइन किया। भारत ने NPT पे साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने NPT पे साइन नहीं किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है NPT पे भी UPSC प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछता है, उस पर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन 2002 में यह बात सामने आई कि NPT पे साइन करने के बाद भी ईरान अपनी नाभिकीय हथियार को तेज़ी से इकट्ठा कर रहा। अब देखो 2006 में क्या हुआ, 6 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पे कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। जब पता चला विश्व के देशों को कि ईरान न्यूक्लियर
हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रतिबंध कई तरह के लगा दिए ईरान पे। इससे क्या हुआ कि ईरान का व्यापार विश्व के देशों के साथ बंद हो गया। 2015 जुलाई में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सुरक्षा परिषद के देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, उसके साथ साथ जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने ईरान के साथ एक समझौता किया। इसे ही ईरान न्यूक्लियर डील कहा गया। इसमें P5+1 कंट्री का कॉन्सेप्ट है। देखो, P5+1 कहा जाता है, बहुत जगह ये वर्ड आपने देखा होगा। P5 हो गया परमानेंट मेंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो परमानेंट मेंबर है 5 कौन है? यूएसए है, यूके है, यूएसएसआर यानी रूस है, उसके बाद चीन है और फ्रांस है। तो ये पांचों देश अब प्लस एक ये जर्मनी, सुरक्षा परिषद के 5 देश प्लस जर्मनी मिलके ये समझौता किया, इसलिए P5+1 कहा जाता है। इसमें पहला शर्त ये रखा गया कि ईरान को अपने संवर्धित यानी इनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को कम करना होगा। ईरान का जो संवर्धित भंडार है, यूरेनियम का भंडार है, उसको कम करना होगा। ईरान को उच्च संवर्धित यूरेनियम का 98% हिस्सा जो है, यानी 98% हिस्सा जो है, उसको नष्ट करना होगा या देश से बाहर भेजना होगा, ताकि उसके परमाणु कार्यक्रम पर विराम लग सके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ईरान के उन स्थलों का निरीक्षण कभी भी कर सकती है जहां ईरान अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम चला रहा है। ठीक है, जहां परमाणु कार्यक्रम चला रहा है उसकी निगरानी कौन करेगी? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है IAEA के बारे में भी। इस समझौता के तहत ईरान पे हथियार खरीदने पे 5 साल और मिसाइल पे 8 साल का प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया था। यह डील ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानी जाती है। अब देखो, इसमें क्या हुआ कि अमेरिका बाहर निकल गया, लेकिन जो अन्य 5 देश हैं वो पांचों देश इस डील में बने रहे। अब फिर अमेरिका इसमें शामिल हो सकता है, वार्ता चल रही है। अब देखते हैं उस पर क्या होता है। अब देखो, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इसका बेसिकली 3 लक्ष्य हैं: परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना, निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना। यह संधि 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो 1970 में प्रभावी हुआ था। वर्तमान में इसमें 191 देश शामिल किए गए हैं। भारत इस संधि का हस्ताक्षर नहीं है। भारत का विचार है कि NPT संधि भेदभावपूर्ण है, अतः इसमें शामिल होना उचित नहीं है। भारत का तर्क देखो, NPT संधि में यह कहा गया, सिंपल है, भारत इसमें शामिल क्यों नहीं है उसको समझो आप। 1970 में ये लागू हुआ। NPT संधि के तहत ये कहा गया 1970 से पहले 5 देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी देश है, 5 के पास परमाणु हथियार बन गया था। ये संधि कहता है कि 1970 से पहले जो देश थे उसके पास जो परमाणु हथियार है वही परमाणु संपन्न देश है। 1970 के बाद कोई भी देश अगर परमाणु हथियार किसी भी देश के पास आया तो उसे परमाणु संपन्न नहीं कहा जाएगा। मसलन भारत के पास न्यूक्लियर एटम बम है तो भारत को भी ये परमाणु संपन्न देश नहीं कहेगी, पाकिस्तान को भी ये परमाणु संपन्न देश नहीं कहेगी, इजराइल को भी ये परमाणु संपन्न देश नहीं कहेगी, नॉर्थ कोरिया को भी ये परमाणु संपन्न देश नहीं कहेगी। परमाणु संपन्न महज 5 देश हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत को, पाकिस्तान को, इजराइल को, नॉर्थ कोरिया को, इन देशों के पास जिसके पास परमाणु हथियार है उसे अपना परमाणु हथियार नष्ट करना होगा अगर NPT साइन करती है तो। भारत का कहना स्पष्ट है, भारत का स्पष्ट कहना है कि ठीक है, हम नष्ट करने के लिए तैयार हैं, हम अपना परमाणु हथियार समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन ये जो 5 देश है, पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी देश है 1970 से पहले जिसने परमाणु हथियार पहले बना लिया, उसको भी आप बोलिए कि वो भी अपना न्यूक्लियर वेपन नष्ट करे। यानी सारे देश अपना न्यूक्लियर वेपन नष्ट करेगा तो हम भी न्यूक्लियर वेपन नष्ट करेंगे और हम NPT पे साइन करेंगे। भारत ने NPT पे साइन नहीं किया है, इसलिए भारत को NSG का सदस्य नहीं बनाया गया। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भारत सदस्य नहीं बना, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारत ने NPT पे साइन नहीं किया। एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो, अमेरिका में क्या हुआ,
कि भारत को मदद करने के लिए वैश्विक कार्यबल का संचालन समिति बनाया गया है, और उस समिति में निश्चित तौर पर अमेरिका की बहुत सारी कंपनी है जिसमें ये तीनों भी हैं। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।